हेलो, मैं डी के शर्मा जूलॉजी का टीचर, प्राइड कोचिंग इंस्टीट्यूट जौनपुर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ लीवर का स्पेशलाइज्ड फंक्शन क्या होता है, लीवर किस किस काम के लिए उपयोगी है। ध्यान दीजिए इधर। लीवर जो होता है, मैंने बताया था कल, लीवर बाइलोब्ड होता है, ब्राउन कलर्ड होता है, थोरेसिक कैविटी के नीचे प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? थोरेसिक कैविटी के नीचे। थोरेसिक कैविटी के नीचे प्रेजेंट होता है, बाइलोब्ड होता है, ब्राउन कलर्ड होता है। कैसा होता है? ब्राउन कलर्ड। मैंने बताया था लगभग 1.7 kg वेट होता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत कम हो सकता है। लीवर लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी में पाया जाने वाला सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्गन है। हालांकि कोई डाइजेस्टिव एंजाइम में नहीं निकालता, लेकिन डाइजेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये क्या करता है, दो काम ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट करता है डाइजेशन के लिए। पहला तो ये क्या करता है, यह एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एल्कलाइन मीडियम। समझ रहे हैं ना। दूसरा जो इसका इम्पॉर्टेंट काम होता है वो है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। इसके अलावा ये बहुत सारा काम करता है। बाइलिरुबिन बाइलिवर्डिन को ये बाहर निकालता है, बाइलिरुबिन बाइलिवर्डिन को, जो कि एसेंशियल है, आवश्यक है मगर दुर्गुणपूर्ण है, मतलब नुकसान पहुंचाता है। अगर बाइलिरुबिन, ध्यान दीजिए, अगर लीवर नॉर्मल फंक्शन ना करे, लीवर अगर नॉर्मल फंक्शन ना करे तो जानते क्या होगा, बाइलिरुबिन बाइलिवर्डिन पूरे बॉडी में एक्युमुलेट हो जाएगा। इस आइज़ के नीचे, नेल के नीचे, स्किन के नीचे, बॉडी टर्न येलो, पीला हो जाएगा, आँख पीली पीली दिखाई देने लगेगी, नेल पीला पीला दिखाई देने लगेगा। इसका मतलब कहते हैं जॉन्डिस हो गया। क्या हो गया? जॉन्डिस। जॉन्डिस मतलब होता है पीलिया। समझ रहे हैं ना, पीलिया। बाइलिरुबिन बाइलिवर्डिन के एक्युमुलेशन के कारण ऐसा होता है। समझिए हमारी बात। अब ये तो डाइजेशन संबंधित जो लीवर का फंक्शन था वो मैंने बताया आपको। इसके अलावा लीवर जो है ढेर सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है, जो आपको दिखा दें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जितने भी न्यूट्रिएंट हम लोग खाते पीते हैं, सबसे पहले एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाता है? सबसे पहले वो एब्जॉर्ब होके हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा कहाँ जाता है? लीवर में। और लीवर में जाता है तो उसी में उसका मेटाबॉलिज्म होता है। उसका क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। बात समझ रहे हैं ना। तो यह मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट के लिए होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन के लिए होता है। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, ये कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस भी करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ऑक्सीडाइज भी करता है। जैसे ग्लूकोज हमारे इस बॉडी से एब्जॉर्ब होके लीवर सेल में आया, तो लीवर सेल में ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अरे क्रिप्स ग्लाइकोलिसिस होगा, क्रिप्स साइकिल चलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन पर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ना। एक तो पहला प्रोसेस ये हो गया। दूसरा प्रोसेस ये हो सकता है कि जैसे ज़्यादा आपने ग्लूकोज खा लिया है, सपोज कर लीजिए किसी शादी में गए थे, नंबर ऑफ़ आइटम्स आपने ले लिया, नंबर ऑफ़ आइटम्स, छेने का रसगुल्ला भी खा लिया आपने, बोलिए, टिकिया भी खाया, सब कार्बोहाइड्रेट से लैस है, बोलिए, पनीर भी खाया, वो प्रोटीन से लैस है, फैट भी खाया, तेल वाला तो रहेगा ही सब, बोलिए ना। अब वो चीज़ जो आपने खाया तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? एब्जॉर्ब होकर लीवर में। अगर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी लीवर में, तो तुरंत ग्लूकोज कन्वर्ट कर दिया किसमें? ग्लाइकोजन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लाइकोजन में। और जो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन होता है, जो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन होता है, वो किसके आधार पर होता है? ग्लूकोज में वो इंसुलिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? इंसुलिन के कारण होता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन जो होता है वो किसके कारण होता है? इंसुलिन के कारण होता है। बात समझे हमारी। अब देखिए, इंसुलिन के कारण होता है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन, पहली बात हो गई। दूसरी बात आपको बता दें,
तो अब एक ही हार्मोन है इंसुलिन जो ग्लूकोज को ग्लाइकोज अर्थात ग्लूकोज को ब्लड में कम करता है। बाकी सारे हार्मोन ग्लूकोज को बढ़ाते ही हैं, चाहे एड्रेनलिन हो, चाहे नॉरएड्रेनलिन हो, चाहे ग्लूकागान हो, चाहे थायरॉक्सिन हो, चाहे ग्रोथ हार्मोन हो, जितने भी हार्मोन होंगे सब क्या करें, ग्लूकोज को बढ़ाते हैं ब्लड में। एक ही हार्मोन है, वो कौन, इंसुलिन, जो ग्लूकोज को ब्लड में कम करता है, जिसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। अभी पढ़ाएंगे पैंक्रियाज में, वो आएगा भी आज। हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन उसको बोलते हैं। हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन का मतलब होता है जो ग्लूकोज लेवल को ब्लड में कम करता है। केवल एक हार्मोन कौन है, ओनली वन हार्मोन, और उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन, पैंक्रियाज से निकलता है। बात समझे? तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो गया। वैसे प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन भी करता है और प्रोटीन का सिंथेसिस भी करता है। प्रोटीन का ब्रेकडाउन, प्रोटीन का सिंथेसिस, फैट का ब्रेकडाउन, फैट का सिंथेसिस, हीट का प्रोडक्शन, ग्लूकोज का नया फार्मेशन, ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, हीट का प्रोडक्शन करता है। हमारे बॉडी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन रहता है, वह हीट कहाँ से प्रोड्यूस होता है, लीवर से, और पूरे बॉडी में ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो जाता है। हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहता है। हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब बातें हैं। अब उसी फंक्शन को मैं सब आपको बता दे रहा हूँ। कल बताया भी था कि लीवर जो होता है वो किसका बना हुआ होता है, लोब्यूल्स का। बोलिए ना, लोब्यूल्स जो होता है स्ट्रक्चर, देखिए नीट का क्वेश्चन है ये, लीवर क्या किसका बना होता है, लोब्यूल्स का। छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं, वो लोब्यूल्स किसके द्वारा कवर्ड होते हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ के द्वारा। उसका नाम है ग्लिसांस कैप्सूल, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ कैप्सूल, उसका नाम क्या बोलते हैं, ग्लिसांस कैप्सूल। आप जरा ध्यान दीजिए, ग्लिसांस कैप्सूल का मैंने क्या होता है, वो किसका बनाते हैं, हिपैटिक सेल का बना होता है। किसका बनाते हैं, हिपैटिक सेल का। तो आपसे कोई पूछे जो ये है लोब्यूल्स हैं लीवर के, वो क्या हैं, कोई पूछे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर इज, तो क्या बोलेंगे, लोब्यूल। अब अगर ग्लिसांस कैप्सूल पूछ दे तब कहेंगे हाँ उसके अंदर सारा स्ट्रक्चर होता है। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, लेकिन लोब्यूल ही कहिएगा, वो तो लेयर है कनेक्टिव टिश्यूज़ का, वो तो अलग प्रोसेस हो गया। हिपैटिक सेल्स बाइल जूस का फार्मेशन करती है, बताया था मैंने, बाइल जूस का फार्मेशन करती है। बाइल जूस में बाइल पिगमेंट होता है, बाइल साल्ट होता है, वाटर होता है ना सब। बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट में बाइलोबिन, बाइलिवर्डिन होता है, सोडियम टारकोलेट, पोटेशियम टारकोलेट बाइल साल्ट होता है। बात समझ रहे हैं ना? इसके अलावा वाटर होता है, ये सब चीज़ें इसमें रहती बाइल। अब बाइल जो होता है, बाइल वह किसके, बाइल जूस किससे बनता है, बाइलोबिन, बाइलिवर्डिन किससे टूटने से बनता है, आरबीसी के टूटने से बाइलोबिन, बाइलिवर्डिन बनता है। अब बाइलोबिन, बाइलिवर्डिन प्लस सोडियम टारकोलेट, पोटेशियम टारकोलेट और वाटर, ये सब चीज़ें मिल क्या बनाती हैं, बाइल जूस, जो स्लाइटली जो कैसा होता है, येलो कलर्ड स्ट्रक्चर होता है। और वह किसके थ्रू, पहले वो सब्सटेंस हिपैटिक सेल के द्वारा, हिपैटिक जो है डक्ट के द्वारा कहाँ आएंगी, गाल ब्लैडर में, गाल ब्लैडर से फिर कहाँ आएंगी, बताया था आपको, गाल ब्लैडर से फिर कहाँ आएंगी, सिस्टिक डक्ट में, सिस्टिक डक्ट से फिर कहाँ आएंगी, कॉमन बाइल डक्ट में, कॉमन बाइल डक्ट से कहाँ जाएंगी, जो है हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट में, स्फिंक्टर ऑफ डाई को क्रॉस करते हुए कहाँ जाएंगी, डुओडेनम में। फिगर दिखाया था, याद आ रहा है, समझ में आ रही बात है, वो जो बताया था, भुला गया होगा, याद है? कुछ नहीं करना था, मैं फिगर दिखाया था ऐसे, इधर देखिए, ये सपोज कर लीजिए कौन है, ये डुओडेनम है, ये डुओडेनम दिखाया था ना मैंने। ये देखिए, ये लीवर मैंने दिखाया था आपको,
ये गॉल ब्लैडर था, ये हेपेटिक डक्ट, ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, देखिए ये क्या था, पैंक्रियाज, ये गॉल ब्लैडर, ये कौन है, हेपेटिक डक्ट, हेपेटिक डक्ट, ये कौन है, सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट है ना। और ये कौन है, कॉमन बाइल डक्ट। वैसे इसको फिगर को यहाँ पे ना दिखा के इसको यहाँ दिखाना चाहिए, हम लोग दिखा देते हैं, लेकिन ये दिखाता है यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे जबकि सिक्रीशन। सिस्टिक डक्ट हो गया, हेपेटिक डक्ट हो गया, कॉमन बाइल डक्ट हो गया, कॉमन बाइल डक्ट। ये क्या है, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट हो गया। और ये कौन है, पैंक्रियाटिक डक्ट कौन है, और ये कौन है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। इसमें आपको 5-6 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 7 क्वेश्चन नीड के। पढ़ना चाहे जहाँ से, बशर्ते कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे, क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे हर जगह के। देखिए इधर, ये तो स्टमक है, ये लीवर है आपका, लीवर, ये गॉल ब्लैडर है, पित्ताशय जहाँ पे बाइल जो एक्युमुलेट होता है, ये हेपेटिक डक्ट लीवर से बन के इसी में आता है, ठीक है। अब ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये कौन है, सिस्टिक डक्ट है, कौन है ये, सिस्टिक डक्ट। अब ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, सिस्टिक डक्ट के अलावा अब ये कॉमन बाइल डक्ट है, ये हो गया कौन सा, पैंक्रियाटिक डक्ट इधर वाला है, और इधर हिप्स बाइल डक्ट है, बोलिए ना। ये पैंक्रियाटिक डक्ट आ रहा है ना, और इधर से कौन डक्ट आ रहा है, कॉमन बाइल डक्ट। दोनों जहाँ पे खुल रहे हैं तो एक नली कॉमन बन जा रही है, इसको हम बोलते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, बोलिए ना। लीवर इस अर्थात ये गॉल ब्लैडर वाला भी आ रहा है, इधर पैंक्रियाज वाला, इसे काम बोलते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। यह एक ओपनिंग के द्वारा, ये स्फिंक्टर के द्वारा गार्ड होता है, उसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। आपसे कोई पूछे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहाँ पाया जाता है, तो क्या बताएंगे आप, एट द ओपनिंग ऑफ हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट डुओडेनम, एट द ओपनिंग ऑफ हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट एट द डुओडेनम। बात समझ रहे हैं ना। तो ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, इसमें थोड़ा थोड़ा करके मात्रा में जाता है क्या, फ्लूइड सब्सटेंस, समझ रहे हैं हमारी बात, थोड़ा थोड़ा करके जाता है। लीवर के फंक्शन क्या होते हैं, आपको मैंने अभी बताया, पूरा एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड कलेक्ट होकर कहाँ जाता है, लीवर में। क्यों लीवर में जाता है, क्योंकि वहीं पर सारा फूड मॉलिक्यूल का जो होता है, क्या होता है, सारे फूड मॉलिक्यूल को वहीं पर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, या इधर कैटाबॉलिज्म होगा या तो एनाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म कहाँ होगा, उसी जगह पे। लीवर एक फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। मैंने बताया लीवर किसका बना हुआ होता है, लोब्यूल्स का। लोब्यूल्स किसके बने होते हैं, हिपैटिक सेल के। हिपैटिक सेल लोब्यूल्स को कवर करने वाला कौन होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज कैप्सूल, उसका नाम क्या है, ग्लिसांस कैप्सूल। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज कैप्सूल, उसको बोलते हैं क्या, ग्लिसांस कैप्सूल। लीवर में ग्लिसांस कैप्सूल पाया जाता है, लोब्यूल का बना हुआ होता है। लोब्यूल में हिपैटिक सेल होती है, हिपैटिक सेल बाइल जूस का सिंथेसिस करती हैं और सारे फंक्शन करेंगे, तो वगैरह वगैरह बात की बातें हैं।
इसको प्रोटेक्ट करने वाला एक और सेल बता दें आपको, कप्फर सेल्स पाई जाती हैं यहाँ पर। लीवर में कप्फर सेल्स पाई जाती हैं जो लीवर को प्रोटेक्ट करती हैं। फिक्स मैक्रोफेजेस हैं, बात समझे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, लीवर के क्या क्या फंक्शन होते हैं। ये हीट का प्रोडक्शन करता है। लीवर किसका प्रोडक्शन करता है? लीवर जो होता है वो हीट का प्रोडक्शन करता है। लीवर किसका प्रोडक्शन करता है? हीट का प्रोडक्शन करता है। लीवर किसका प्रोडक्शन करता है? हीट का। इसके अलावा लीवर क्या काम करता है? कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, फैट का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा विटामिन ए डी ई के का, विटामिन ए डी ई के का स्टोरेज करता है, समझ रहे हैं ना। ए डी का सिंथेसिस भी करता है, विटामिन B12 का भी सिंथेसिस करता है, विटामिन ए डी विटामिन B12 का सिंथेसिस भी करता है। इसी में ऑर्निथिन साइकिल चलता है। ऑर्निथिन साइकिल मतलब यूरिया साइकिल, हेंसेलिड क्रेब्स साइकिल, जिससे यूरिया का फार्मेशन होता है। यूरिया का फार्मेशन यहीं पर लीवर में ही होता है। यूरिन का फार्मेशन किडनी में होगा, लेकिन यूरिया का फार्मेशन लीवर में होगा। डीएमिनेशन ही होता है। डीएमिनेशन मतलब अमीनो एसिड से अमोनिया का रिमूव हो जाना, उसे क्या बोलते हैं? डीएमिनेशन बोलते हैं। बात समझ रहे हैं ना। अमीनो एसिड से अमोनिया का बनना, वही अमोनिया जाके फिर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बनाता है? ऑर्निथिन साइकिल में जाके यूरिया बनाता है। बात समझे। तो लीवर के एक फंक्शन होते तो बता, ढेर सारे फंक्शन है। कुछ फंक्शन आपको लिखवा देंगे, वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ नहीं तो कहीं कहीं उसका काम होगा, यूज़ होगा आपको। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ लीवर के फंक्शन क्या क्या हैं, लीवर क्यों इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट काम इसका होता है, लीवर क्या करता है? लीवर जो होता है वह पहला काम बाइल जूस बनाता है। पहला काम क्या करता है? बाइल जूस बनाता है। बोलिए। और वो बाइल जूस जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट जूस होता है, डाइजेशन में जो हेल्प करता है। पहला काम फॉर्मेशन ऑफ, ये फंक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है ये, फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस पहला काम। बाइल जूस में क्या क्या होता है? बाइल जूस में कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? वाटर होता है, बाइल पिगमेंट होता है। नीट का क्वेश्चन है ये। बाइल साल्ट होता है। बाइल पिगमेंट में कौन कौन होता है? दो चीज़ें हम ऐसे करके लिख दे रहे हैं, बाइलिरुबिन, बाइलिरुबिन, बाइलिवर्डिन। बाइलिरुबिन बाइलिवर्डिन ये बाइल पिगमेंट है। ये दोनों किसके टूटने से बनते हैं? बनते किससे हैं? ब्रेकडाउन ऑफ, ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसीज। आरबीसी के ब्रेकडाउन से बनता है। बाइल साल्ट, इसमें सोडियम टारकोलेट, सोडियम टारकोलेट, पोटेशियम टारकोलेट, टाउरोकोलेट। हो गया। अब बाइकार्बोनेट भी कुछ मात्रा में होता है। क्या होता है? बाई कार्बोनेट भी होगा। अब एक बात आपसे पूछाता है, बाइल जूस इज एसेंशियल इविल। क्वेश्चन क्या सही है? बाइल एजर्सन है ये। चलो, बाइल जूस इज एसेंशियल इविल, कथन सत्य है गलत है? चलिए बताइए। बाइल जूस इज एसेंशियल इविल, बाइल जूस आवश्यक दुर्गुण है। नीट का क्वेश्चन है ये। कथन सही है गलत है?
क्यों सही है? अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है? एक्सप्लेनेशन करना होगा ना, तब समझ में आएगी बातें ना भाई, एक्सप्लेनेशन तो करना ही होगा। बाइल जूस आवश्यक भी है और नुकसानदेह भी है, दुर्गुण भी है। आवश्यक है, नुकसान भी है। अगर बाइल जूस नहीं आएगा तो भोजन का डाइजेशन नहीं होगा, ये तो आवश्यकता हो गई। और अगर बाइल जूस निकला नहीं शरीर से बाहर, अगर बाइल जूस शरीर से बाहर नहीं निकला तो पीलिया नहीं हो जाएगा, पूरे बॉडी में कुमल हो जाएगा, पीलिया जॉन्डिस नहीं होगा। तो दुर्गुण पूर्ण है कि नहीं है? आवश्यक भी है, दुर्गुण युक्त है। ये दर्शन सही है, बात समझे हो? एक याद कर लो, सब कुछ बातें हैं जो बताते जाएंगे और वो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। अब देखिए, तो बाइल जूस एसेंशियल लेवल है, आवश्यक है मगर दुर्गुण पूर्ण युक्त है। आवश्यक है मगर क्या है? दुर्गुण पूर्ण युक्त है। बात समझे? अब इसके बाद आपको जो बता रहा हूँ इसको भी देखिए। तो ये हो गया यहाँ तक। तो पहला काम बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है और सिक्रीशन भी करता है। बाइल जूस एसेंशियल लेवल, अब देखो बाइल जूस में क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लेता है बाइल जूस हैव नो एनी एंजाइम, हैव नो एनी एंजाइम, कोई एंजाइम नहीं होता इसमें। बट हैव नो एनी एंजाइम, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता। बट लेकिन क्या है, बाइल जूस हैव नो एनी एंजाइम बट इसेंशियल फॉर, किसके लिए इसेंशियल है? बट इसेंशियल फॉर डाइजेशन, इसेंशियल डाइजेशन के लिए। बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? ये क्या करता है? इट मेंटेन, क्या मेंटेन करता है? इट मेंटेन, यह मेंटेन करता है किसको? इट मेंटेन एल्कलाइन मीडियम, मेंटेन एल्कलाइन मीडियम एंड कॉजेज, क्या काज करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट का इमल्सिफिकेशन भी करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन भी करता है। पायसीकरण, जिसके कारण फैट का डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो पाता है। अगर बाई का इधर देखिए बाइल जूस ना है तो वहाँ पे क्या होगा? डाइजेशन नहीं होगा, एल्कलाइन मीडियम उतना अच्छा तरीके से प्रोवाइड नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, इमल्सिफिकेशन फैट का नहीं होगा, फैट का डाइजेशन होगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? पहला काम ही हो गया, फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस और सिक्रीशन। इरेज कर दें, चलते हैं और आगे। क्योंकि जितनी भी इंटेस्टाइनल एंजाइम होती हैं वो सब वर्क कब करती हैं? सब एल्कलाइन मीडियम में। इंटेस्टाइनल एंजाइम या पैंक्रियाटिक एंजाइम सब एल्कलाइन मीडियम में ही काम करती है। और आपको बता दें, ही बाइलरुबिन ही बाइलिवर्डिन जब टूटता है और फिर टूटता है तो बनता है यूरोक्रोम, जो स्लाइटली येलो कलर यूरिन का देता है। बात समझ रहे हैं? इसको जानते रहिए, समझते रहिएगा। अब देखिए, दूसरा काम इसका होता है, दूसरा काम लीवर का है, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, फैट का मेटाबॉलिज्म करता है, अर्थात लिपोलिसिस भी करता है एंड लिपोजेनेसिस भी करता है। एंड क्या करता है? एंड लिपोजेनेसिस, लिपोलिसिस विखंडन और लिपोजेनेसिस भी करता है। लिपोलिसिस, लिपोजेनेसिस हो गया। तीसरा
मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है कई विधियों से, कई विधियां बता दे रहा हूँ। जरा देखो, पहला काम करता है ग्लूकोज को किसमें तोड़ता है, पायरुविक एसिड में। किसमें तोड़ देता है, पायरुविक एसिड में। इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। कहीं कहीं मिलेगा आपको सब चीज़, मैं जो यहाँ बता रहा हूँ सब कहीं कहीं मिलेगा, और नीट का क्वेश्चन सब है। फिर ग्लूकोज से बन रहा है अगर क्या, ग्लाइकोजन। ग्लूकोज से क्या बन रहा है, ग्लाइकोजन। तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस। याद रखिएगा, लिसिस टर्म आ जाए तो टूटना, और जेनेसिस शब्द आ जाए बनना। जैसे ग्लाइकोलाइसिस मतलब ये कार्बोहाइड्रेट का टूटना है। यहाँ पे देखो ग्लाइकोजेनेसिस लिखा है, जेनेसिस मतलब बनना। तो ग्लूकोज से क्या बन रहा है, ग्लाइकोजन। ये क्या है, मोनो है, मोनोसैकेराइड है, बोलिए ना, ये मोनोसैकेराइड है ना। ये कौन है, पॉलीसैकेराइड है। अब बोलिए पॉलीसैकेराइड में हेटेरो की होमो है, ये होमो पॉलीसैकेराइड है, होमो पॉलीसैकेराइड। क्वेश्चन पूछ देगा तो वहीं आप तैयारियां करते रह जाएंगे। फिर देखिए, अगर ग्लाइकोजन से, अगला है ग्लाइकोजन से क्या टूट रहा है, अगर ग्लाइकोजन से टूट रहा है, अगर ग्लूकोज बन रहा है तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। देखो आ गया लिसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस टर्म बोलते हैं इसको। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, पॉलीसैकेराइड का सिंपल में टूटना, हो गया। फिर फैट से, प्रोटीन से, नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से, फैट से प्रोटीन से अगर क्या बन रहा है, फैट और प्रोटीन से, फैट से प्रोटीन से अगर क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। क्या बन रहा है, ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट, इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का नया फार्मेशन, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का नया फार्मेशन, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का नया फार्मेशन। हो गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का नया फार्मेशन। तो देखो आप, हो गया। नेक्स्ट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो गया, फैट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो गया। चौथा है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है और प्रोटीन का ब्रेकडाउन भी होता है। प्रोटीन का ब्रेकडाउन भी होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस भी होता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन भी होता है। समझ में आ रही बात है, प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन का ब्रेकडाउन भी होता है। अगला होता है डीएमिनेशन। सब टर्म का मतलब समझा दे रहे हैं। डीएमिनेशन, डीएमिनेशन क्या होता है, ये प्रक्रिया है एक ठो। क्या होता है, अमीनो एसिड से क्या बनता है, अमीनो एसिड से क्या बनता है, अमोनिया। इसी को बोलते हैं क्या, डीएमिनेशन। अमीनो एसिड से अमोनिया का फार्मेशन क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड से अमोनिया के फार्मेशन को बोलते हैं डीएमिनेशन। सबका मतलब समझते रहिएगा। हो गया, डीएमिनेशन कहते हैं इसको, डीएमिनेशन। आगे देखिए, इरेज करें।
अब ये देखिए अमोनिया कहाँ पे जाएगा, ऑर्निथिन साइकिल में, तो क्या बनाएगा, यूरिया। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन, अगला फंक्शन है ऑर्निथिन साइकिल या हेंसेलिट क्रेफ्ट साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल या हेंसेलिट क्रेफ्ट साइकिल। नेक्स्ट है, कौन सा पॉइंट था, छठवां सातवां, छठवां है। इधर देखिए ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल को क्या बोलते हैं, यूरिया साइकिल, या तीसरा नाम इसका है हेंसेलिट क्रेफ्ट साइकिल। वो क्रेफ्ट साइकिल नहीं, हेंसेलिट क्रेफ्ट साइकिल है। इसी क्वेश्चन पूछ देता हूँ। इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस, इन दिस साइकिल क्या बनता है, इन दिस साइकिल यूरिया फॉर्मेशन अकर्स। यूरिया फॉर्मेशन अकर्स बाय यूज ऑफ, किसका यूज करके, बाय यूज ऑफ CO2 एंड अमोनिया। हो गया। नेक्स्ट सातवां पॉइंट जो इसका होता है, लीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, लीवर हीट प्रोड्यूस करता है। लीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन, लीवर रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, हीट प्रोडक्शन के लिए। ये बॉडी को हीट प्रोवाइड करता है, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट है, लीवर में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स synthesized in liver, sized in liver, फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन यही बनता है। थ्रोम्बोप्लास्टिक प्लेटलेट से बनता है, लेकिन फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनता है। नौवां पॉइंट है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को सिंथेसाइज करता है ये। ये स्टोर करता है विटामिन A, D, E, K। A फॉर रेटिनल, A फॉर रेटिनल हो गया, D फॉर कैल्सीफेरॉल, E फॉर टोकोफेरॉल, K फॉर फाइलोक्विनोन, नेफ्थाक्विनोन। भुला गया कुल, बोलिए ना। ADK रेटिनल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फाइलोक्विनोन। न जानते तो बगले बगले लिख लो, वैसे हम पढ़ाए हुए हैं इसको। मैं अभी डाइजेशन पढ़ाएंगे, ज़्यादा मत लिखो, अभी पढ़ाएंगे विटामिन, तब ज़्यादा दीजिएगा, तब लिखिएगा। खाई जानते हैं ADK। और क्या करता है, इट सिंथेसाइज, ये बनाता है क्या, इट सिंथेसाइज। किसको सिंथेसाइज करता है, विटामिन A को, विटामिन D को और B12 को। B12 को ये बनाता है। समझ में आ रही बातें। डिटॉक्सिफिकेशन यहीं पर होता है, याद रखिएगा। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस occurs in, detoxification of toxic substances occurs in, किसमें होता है, occurs in
लीवर, लीवर में टॉक्सिक सब्सटेंस का डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है। हो गया। ये ढेर सारे फंक्शन है किसके, लीवर के, ये लीवर के ढेर सारे फंक्शन हैं। बहरहाल आपका जो एनसीईआरटी लेवल पे क्वेश्चन जो पूछने वाला है वो केवल कौन है, वही बाइल जो उसका फार्मेशन, बाइलोपिन बाइलिवर्डिन, उतने बात आपको जानना है। ये इसलिए लिखवा दिया कि कहीं कहीं यहाँ काम आपको मिले, कहीं कहीं आपको चैप्टर में क्वेश्चन मिलते जाएंगे। बात समझ रहे हैं, इसलिए इसको बता रहे थे। हमारी बात समझ में आई तब? तो लीवर के विषय में इतनी बातें मैंने बता दिया आपको। ये लीवर की कहानी है और आपकी जुबानी है। जुबानी मतलब क्या, आप जुबानी इसको याद कर लीजिए, है कि नहीं सिकंदर? अगर यहाँ पढ़ते हैं आपको 100% मैं गारंटी ले लूँगा कि आप कितना नंबर आ सकता है अगर मेहनत करेंगे तब। कानपुर जाओगे, हमारे दोस्त भाई रहा यहाँ पढ़त रहा तो पहले साल पा गया 350 नंबर, तो सोचें कि यार ज़्यादा पा गया है। ओबीसी मतलब वो था SC ST कैंडिडेट, पा गया ज़्यादा नंबर, तो उसको समझ में आया कि हम बहुत ज़्यादा नंबर पा गए हैं, तो चला गया। लेकिन अब है कभी कभी नहीं तुकताल बैठता है। तो कानपुर में ऐसी कोई बात नहीं है कि कानपुर बहुत कुछ मिल जाता है, मिलता सब कुछ हर जगह है, पकड़ने वाला चाहिए। बोलिए ना, जो पढ़ा रहे हैं उसके बारे में क्वेश्चन आया, क्या सोच रहे हैं? बोलिए, बाहर से आया था एक को, सब पढ़ाए क्वेश्चन आया था ना। अगर कोई पढ़ा होता 360 में 360 पा तक नहीं पाता, ये गवाह है, पूछ लो। तो मृग मरीच का मत दौड़िए भी, हम कोटा चले जाए 1.5 लाख लगे जाते हैं कोटा, लेकिन सिलेक्शन तो कुछ है लोगों का होता, सबका तो हो नहीं पाएगा। अब कानपुर चले जाए सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन आपके पढ़ने से होगा। आप जितना अच्छी तरीके से पढ़ेंगे उतना अच्छा सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन और न सिलेक्शन में दो ही अंतर है, तैयारी करने में सिलेक्शन पाने में एक ही अंतर है। तैयारी करने वाला तैयारी करता रहता, सिलेक्शन पाने वाला क्या करता है, वो जी जान लगा देता है। जैसे शेर अपने शिकार पे पूरा जोर लगाता है, वैसे ही मेडिकल के बच्चे अपने मेडिकल में सिलेक्शन के लिए पूरा जोर लगाते हैं, 100% इफ़िशियंसी अपना देते हैं। तो वो आपको देना है, तो आप कैसे करोगे? ये डिवोशन करिए, दे दिए आप, डिवोशन दीजिए, डेडिकेशन दीजिए, और जो भी पढ़िए डिक्लेयर एकदम, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, कॉन्फिडेंशियल पढ़िए, कॉन्फिडेंट आप बनिए। जिस दिन कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसी दिन सिलेक्शन हो जाएगा। हम ऐसे बच्चों को देखे हुए, पढ़ाया भी हो, जो लड़के सिलेक्शन पा गए हैं, सिलेक्शन पा गए हैं, क्या नहीं जाएंगे, अगली बार जाएंगे। उनको इतना कॉन्फिडेंस, अगली बार हम जाएंगे तो एम्स ले लेंगे, और पाए हैं एम्स, इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया है। तो कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिवीजन अगेन एंड अगेन, रिवीजन अगेन एंड अगेन, रिवीजन अगेन एंड अगेन, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है। और किसी चीज़ को जब बार बार रिवाइज करेंगे उसको भूल पाना संभव नहीं होता। बस समझे? बहरहाल अब अगला है पैंक्रियाज, अगला ग्लैंड है, तीसरा चौथा, पहला था सैलिवरी ग्लैंड, दूसरा था गैस्ट्रिक ग्लैंड, तीसरा था लीवर, चौथा है पैंक्रियाज। ये चौथा है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज मैंने बताया, पहले सुन लीजिए, कुल ही बता दें। पैंक्रियाज मिक्स ग्लैंड है। पैंक्रियाज कैसी ग्लैंड है? मिक्स ग्लैंड है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, मिक्सोक्राइन ग्लैंड है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोले, मिक्सोक्राइन ग्लैंड बोले या मिक्स ग्लैंड बोले, किसी भी दशा में आपको पैंक्रियाज को हेट्रोक्राइन या मिक्सोक्राइन ग्लैंड ही जानना है। मतलब किसका पार्ट किस पार्ट से बना होता है? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट से। किससे बना होता है? एक्सोक्राइन पार्ट से बना होता है, और किससे बना होता है? एंडोक्राइन पार्ट से। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट से बना होता है। एक्सोक्राइन कितना पार्ट? अब देखो पैंक्रियाज क्या है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। पहला पोजीशन देखो कहाँ होता है, लीफ लाइक ये स्ट्रक्चर है। कहाँ पाया जाता है? लूप ऑफ डुओडेनम फिगर बनाए थे इधर देखो, लूप ऑफ डुओडेनम, सी शेप जो लूप था डुओडेनम का, उसी में पाया जाता था, स्टमक के, पाइलोरिक स्टमक के नीचे। सिचुएशन, पैंक्रियाज सिचुएटेड जस्ट बिलो द स्टमक, पैंक्रियाज सिचुएटेड जस्ट बिलो द स्टमक इन द लूप ऑफ डुओडेनम, इन द लूप ऑफ सी शेप्ड duodenum. Pancreas is mixocrine gland, heterocrine gland responsible for secretion of enzyme as well as hormone. अंग्रेजी में नहीं बताएंगे, हिंदी में ही बताएंगे ताकि सभी लड़के समझ पाएँ। अब देखो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है,
प्रेजेंट इन कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन सी शेप्ड लूप ऑफ डुओडेनम बेलो द किसके नीचे? बेलो द स्टमक, है कि नहीं? कैसा है ये? पैंक्रियाज इज मिक्स्ड ग्लैंड है या हेटेरोक्राइन ग्लैंड कह सकते हैं आप, या हेटेरोक्राइन ग्लैंड, या क्या बोलते हैं इसको? हेटेरोक्राइन ग्लैंड। क्यों मिक्स ग्लैंड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं? क्योंकि दो पार्ट से मिलकर बना होता है। मतलब इसका ये हो गया, कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट। क्या पार्ट का बना होगा? टू पार्ट, दो पार्ट का बना होगा। एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन, दो पार्ट का बना होगा। एक्सोक्राइन और, अच्छा से लिख दे, एक्सोक्राइन, दूसरा है इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन पार्ट कितना बनाता है? 98 to 99%। इंडोक्राइन पार्ट क्या बनाता है? ये डक्टेड होता है, बोलिए ना, ये डक्टलेस है। एक बार बता चुके हैं आपको हम, ये डक्टलेस है। कितना पार्ट्स बनाता है? 1 से, अरे 98-99% तो 1-2% बचेगा ना। डक्टलेस ग्लैंड हो गया। बहुत अच्छा सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको याद करने की और समझने की ज़रूरत है। पैंक्रियाज मिक्स ग्लैंड है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। क्यों है? क्योंकि ये दो चीज़ से बनकर बना हुआ होता है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है वो डक्टेड है, इंडोक्राइन जो होता है वो डक्टलेस है। समझ रहे हैं ना? ये 98 to 99% बनाता है, ये 1 to 2% बनाता है। बोलिए, इससे एंजाइम निकलते, इससे हार्मोन निकलता है। इरेज कर दें, अभी कुछ फिगर ड्रा कर समझा देंगे, उसी पूरी बातें समझ में आ जाएंगी आपको। एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक एसिनाई। एक्सोक्राइन पार्ट इज कॉल्ड पैंक्रियाटिक एसिनाई। या एसिनस सेल भी कहते हैं, सिंगुलर में एसिनस सेल कहेंगे। सर जी आप तो पढ़ी नहीं कि एसिनस सेल कहाँ होता है। इससे क्या निकलता है? सिक्रेट करता है क्या? एंजाइम्स। कौन सा एंजाइम? पैंक्रियाटिक एंजाइम। कौन एंजाइम निकालेगा? पैंक्रियाटिक एंजाइम। पैंक्रियाटिक एंजाइम बनाता है, बोलिए ना। दूसरा पार्ट है इंडोक्राइन पार्ट। इंडोक्राइन पार्ट इसको बोलते हैं हम, इंडोक्राइन पार्ट को बोलते हैं, इंडोक्राइन पार्ट को बोलते हैं जो है आइसलेट्स ऑफ ये आइसलेट्स ऑफ एसिड का आइसलेट्स ऑफ लांगर हांस, एक ही में लिखिएगा, आइसलेट्स ऑफ लांगर हांस। लांगर हांस की द्वीप समूहिकाएं, डबल इन्वर्टेड काम बल्कि कर लो तो और समझ में आ जाएगा। लांगर हांस
लांगर, ये बहुत पूछता है, आइसोलेट्स ऑफ लांगरहांस कहाँ पाया जाता है, पैंक्रियाटिक कहाँ पाया जाता है, पैंक्रियाट का इंडोक्राइन पार्ट। या पूछेगा पैंक्रियाटिक पैंक्रियास का जो इंडोक्राइन पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे आइसोलेट्स ऑफ लांगरहांस। बात समझ में आई? आज इसको ख़त्म ही कर देंगे पैंक्रियास को भी, आपकी कृपा से। इरेज करें? हो गया? नेक्स्ट अगला देखिए, बात समझिएगा, सोचिएगा। एक हो गया। दूसरा, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ एक्सोक्राइन पार्ट, पहला, या इसी को बोलते हैं पैंक्रियाटिक एसिनाई। ये क्या निकालता है, सिक्रेट्स, क्या करता है ये, सिक्रेट्स पैंक्रियाटिक एंजाइम, पैंक्रियाटिक एंजाइम सिक्रेट करता है। और वो पैंक्रियाटिक एंजाइम कौन कौन सा हो सकता है, देखिए इधर, पैंक्रियाटिक एंजाइम कौन कौन सा हो सकता है, पैंक्रियाटिक एंजाइम कौन कौन सा हो सकता है, नाम में दिख दे रहा है सीक्वेंस वाइज, और एक और रट मारिएगा, जेठ भी होगा, हम गिनती कर दे रहे हैं। देखिए, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव है, काइमो ट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव है, काइमोट्रिप्सिनोजेन प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, सालिवरी एमाइलेज, बोलिए ना, सालिवरी एमाइलेज, लाइपेज, या इसी को बोलते हैं स्टीएप्सिन। स्टीएप्सिन नंबर में पूछ देगा, वो तो कहीं से क्वेश्चन उठाया था, सिंपल सिंपल स्टीएप्सिन बोलते हैं। और न्यूक्लियेज, न्यूक्लियेज में दो होगा, न्यूक्लियेज में दो होगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियेज होगा, राइबो न्यूक्लियेज, या इसी को बोलते हैं डीएनएज। दूसरा है राइबो न्यूक्लियेज, इसी को बोलते हैं आरएनएज। समझ में आया क्या बोला मैंने, आरएनएज। ये आरएनएज हो गया। ये एक्सोक्राइन पार्ट सीक्रेट होता है। कई एंजाइम हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब इधर है, कौन कौन, एक को याद कर लीजिएगा। इसका फार्मूला होता है ट्राई, इधर देखिए, ट्राइकाइप्रोसा लीनू, ट्राइकाइप्रोसा लीनू, याद कर लेंगे, ज़िंदगी भर याद रहेगा, भूलेगा नहीं। ट्राइकाइप्रोसा, ट्राइकाइप्रोसा लीनू, लीनू लीनू लीनू, हो गया, ट्राइकाइप्रोसा लीनू। बार बार याद करेंगे, ज़िंदगी भूलता रहेगा, कभी नहीं भूलेगा इसे। 6 एंजाइम है, 1 2 3 4 5 6, हो गया। इंडोक्राइन पार्ट
दूसरा एंडोक्राइन पार्ट है। एंडोक्राइन पार्ट को मैं बताया अभी, इसको क्या बोलते हैं? ये कितना परसेंट पार्ट था? 98 to 99%। ये कितना परसेंट पार्ट है? 1 से 2%। 1 से 2% होगा। हो गया ना भाई? अब देखो एंडोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन पार्ट में ही जानते हैं क्या कोशिकाएं होती हैं? 3। सब आप जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा या गामा सेल। इससे निकलता है ग्लूकागॉन, ऐसे ग्लूकागॉन। इससे निकलता है इंसुलिन। इससे निकलता है सोमैटोस्टैटिन। निकला? बोलिए ना। ये दोनों एंटागोनिस्टिक होते हैं। एंटागोनिस्टिक मतलब उल्टा काम करने वाले। ये बड़ा एक घटाएगा तो एक बड़ा एंटागोनिस्टिक हैं। एंटागोनिस्टिक मतलब उल्टा काम करने वाले। इंसुलिन जो होता है हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। ग्लूकागॉन हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। हाइपोग्लाइसेमिक में समझ रहे हैं? ग्लूकोज लेवल ब्लड में कम करता है इंसुलिन, और ग्लूकागॉन उसका उल्टा काम करता है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, ग्लूकोज लेवल को ब्लड में बढ़ाएगा। और सोमैटोस्टैटिन ये दोनों हार्मोन के सिक्रेशन को कम करता है। अभी लिख देंगे हम बाद में क्या कहाँ पे क्या करता है। एंटागोनिस्टिक में समझ गए? बोलिए ना यार। ऊपर वाले को रेस कर दें। ये सब डाइजेस्टिव एंजाइम है, एल्कलाइन मीडियम में काम करेंगी सारी, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन नहीं करती। और ये सारे क्या हैं? हार्मोन हैं। एंडोक्राइन पार्ट क्या सीक्रेट करता है? हार्मोन। ये क्या करता है? पैंक्रियाटिक हार्मोन सीक्रेट करेगा। पैंक्रियाटिक हार्मोन। 50% मेरा अकेला जिम्मेदारी है। बोलिए ना कि हम 50% बायोलॉजी में, अगर 360 नंबर पाल 355 तो आपका काम तो बनता ही जाएगा। फेस केमिस्ट्री आप थोड़ा मेहनत कर लेंगे, आपका काम बनेगा। बोलिए। लेकिन चारों जब तक बैलेंस नहीं हो तब तक मज़ा आएगा नहीं। और सिलेक्शन पाना है, डॉक्टर बनना है तो वो तो होना ही है। इसको इरेज कर दे ऊपर वाला, नीचे वाले को समझाना है। इसको याद करिए क्योंकि डाइजेशन में फिजियोलॉजी कल पढ़ाएंगे तो उसमें सब यूज़ होगा। इसको सब आज रट मारिएगा। अब देखिए एंटागोनिस्टिक मतलब उल्टा काम करने वाला। अब हम इसको बीच में से इरेज कर देने, अजीब सा लग रहा है ये। अब देखिए ग्लूकागॉन का काम क्या होता है? यह हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। ग्लाइसेमिक हार्मोन इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। इंसुलिन क्या करता है? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। कैसा है? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। ये क्या करता है? डिक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड।
ब्लड ग्लूकोज लेवल भी डिक्रीज कर देता है। हो गया। यह क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ के ब्लड में रिलीज कर देता है। अर्थात आप क्या कर सकते हैं, ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस को इंक्रीज करता है, ग्लाइकोजेनेसिस को, बोलिए ग्लाइकोजेनेसिस को ना। अरे क्या यार मजाक कर रहे तू लोग। ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्जन कर ग्लाइकोजेनोलाइसिस बढ़ाएगा। ये तो ऐसा कर रहे हैं। हाँ सर जी, हाँ यहीं पुलट गए हो। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ेगा ना, तब तो ग्लूकोज ब्लड में बढ़ेगा। लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर, हमको देखो हमारे लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर है। हमको जरूरत पड़ी, मान लो हम खाना खा के नहीं है, पढ़ा रहे हैं आपको हम, सपोज दैट मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे अंदर ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर है, तो ग्लूकोज ब्लड में कैसे जाएगा, सेल को कैसे मिलेगा, ग्लाइकोजन टूटेगा तब ना। तो ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड है, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, और इसको जो तोड़ेगा कौन, ग्लूकागान, बोलिए ना। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस होगा ना। हम नहीं लिखे, हम आपको आगे लिखवा चुके हैं। फिर दूसरा इंसुलिन है, इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम, ग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज को कम करने वाला हार्मोन। कैसे कम करेगा, डिक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल होगा, दो काम करेगा ये इंसुलिन, दो काम करता है। एक तो ग्लाइकोजेनेसिस बढ़ा देता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने लगता है। दूसरा काम क्या करता है, ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा देता है सेल में, सेल ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज लेने लगती हैं। दोनों तरीके से ग्लूकोज लेवल डाउन हो गया, तो इसलिए हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है इंसुलिन हार्मोन का कारण होता है। ठीक है। अब देखा सोमैटोस्टेटिन क्या करता है, इट डिक्रीज करता है, डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक हार्मोन। दोनों पैंक्रियाटिक हार्मोन की सिक्रेशन को कम करता है। हार्मोन, अब जरा ध्यान दिए 1 मिनट के लिए। डिक्रीज क्या करता है, पैंक्रियाटिक हार्मोन, पैंक्रियाटिक हार्मोन को डिक्रीज कर देता है। हो गया, कोई प्रॉब्लम है? ये पैंक्रियाज का फंक्शन हो गया है ना। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहीं पे मैं आप समझा दे रहा हूँ, बाद में फिर आपको एक बार डिटेल समझा दूंगा। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आज घर जाकर सोचिएगा ज़रूर हमारी बातों पर। तब कानपुर चले जाए, इलाहाबाद चले जाए, चाहे यहाँ चले, मगर सोचो ज़रूर एक बार। तुमको पढ़ा कौन रहा पता है, बीएससी में हल्का ले रहे का, टॉप लेवल के टीचर पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं, जिनकी डिमांड ऑल ओवर इंडिया में। हल्के मत लीजिए। बहरहाल एक क्वेश्चन बारिश नहीं आएगा, बायोलॉजी का एक क्वेश्चन बारिश नहीं आएगा, गारंटी इसकी। अब का लेबो प्राण लोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी नहीं निकलेगा बाहर से। क्वेश्चन सारे आए रहेंगे, मगर आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। सारे कोई फिजिक्स केमिस्ट्री के भी वही आएंगे जो पढ़ाए रहेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने की आया था, वो फिजिक्स पढ़ाया था, पढ़ाया हुआ, लेकिन अब कर नहीं पाए थे, समय मेंटेन नहीं कर पाते, इसे टेस्ट कराया जाता है बार बार। बहरहाल आगे देखिए, एक होता है डियाबिटिस मेलाइटस। यहीं पे समझाते हैं आपको, नहीं कहेंगे सर जी आप बताएं, यहीं बता दे रहे हैं। डियाबिटिस मेलाइटस बड़ा बताए थे, क्वेश्चन तो नहीं आया था ना इस पे। डायबिटीज मेलाइटस, हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन काजेज डायबिटीज मेलाइटस। हाइपो कम सिक्रेशन, अगर इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाए तो क्या क्या फ़ायदा होगा, इसको देखिए।
अगर इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाए तो कई फ़ायदे होते हैं। इतना फ़ायदा होगा कि ज़िंदगी खराब हो जाएगी, इतने फ़ायदे होंगे। कौन कौन सा फ़ायदा होगा? पहला, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा, पहला फ़ायदा हुआ। दूसरा फ़ायदा क्या हुआ? दूसरा फ़ायदा हुआ, आपने दवा खा रहे हैं और इसी चक्कर में आप कुछ खाना पीना बढ़िया से नहीं खा पा रहे हैं। अगर हाइपोग्लाइसीमिया अचानक होगा तो कोमा में जा सकते हैं। बहरहाल वो तो बातें अलग हो गई, वो तो ओकेजनली होता है। अभी एक लोग पेशेंट के हमारे साथ ऐसे हुआ, अब मेरी रिलेटिव थी, मैं जानता था इस बात को, लेकिन दुर्भाग्य देखिए नहीं बचा पाए कोई। अब हमारी क्या गलती उसमें? पहला क्या काम है इसका? डायबिटीज पहला क्या होगा? हाइपोसिक्रेशन के कारण क्या होगा कि ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। ग्लूकोज लेवल जो ब्लड में बढ़ जाता है उसको हम बोलते हैं हाइपोसिक्रेशन। क्या होगा? पहला होगा हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया इसका मतलब इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, इसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। कभी उनका शुगर बढ़ गया, उन्हें शुगर हो गया, देहतिया वाले कुल जान रहे हैं इस समय, आप तो पढ़ लिख के नहीं जान पाए, उससे पहले जान शुगर बढ़ गया इनका, इसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या होगा? दूसरा फायदा क्या होगा? कीटोन्यूरिया होगा, आपको कहीं न कहीं मिलेगा जरूर ये कीटोन्यूरिया। इससे क्या होगा? कीटोन्स बॉडी पास्ड आउट विथ, कीटोन्स बॉडी पास्ड आउट विथ किसके साथ? पास्ड आउट विथ यूरिन, ड्यू टू किसके? ऑक्सीडेशन से, फैट। लेकिन जा दो, खा इतना जानो, इतना कुछ बता देंगे पागल हो जाएंगे तुरंत। तीसरा देखो, तीसरा क्या होगा? डायूरेसिस हो जाएगा। आपको देखो जब हार्मोन पढ़ा तो उसमें बता देंगे, देखो लिखाए थे कुल, डायूरेसिस हो जाएगा। डायूरेसिस मतलब इंक्रीज यूरिन आउटपुट, पेशाब जल्दी जल्दी होगा। इंक्रीज यूरिन आउटपुट, पेशाब जल्दी जल्दी होगा भाई। चौथा देखो, चौथा इंक्रीज यूरिन आउटपुट, ठीक। चौथा पॉलीडेप्सिया, सब टर्म बता दे रहे हैं आपको। पॉलीडेप्सिया, इंक्रीज थर्स्ट, प्यास लगेगी ज़्यादा, इंक्रीज थर्स्ट। पॉलीफेजिया, भूख खूब लगेगी, इंक्रीज हंगर, भूख ज़्यादा लगने के समझो शुगर का पेशेंट हो सकते हैं आप। छठा डिले इन वुंड हीलिंग, घाव भरने में कठिनाई होगी, इसीलिए कभी डॉक्टर जब ग्लूकोज बढ़ा रहता है कभी डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करता जब तक ग्लूकोज मेंटेन ना हो जाए। बात समझे? डिले इन वुंड हीलिंग, घाव भरने में कठिनाई होगी, कोई टेंशन। नेक्स्ट अगला क्या होगा? आई डिफेक्ट हो सकता है, आई में प्रॉब्लम आ सकती है। आई डिफेक्ट, किडनी फेलियर हो सकता है, क्या करेंगे? एबनॉर्मल बीपी हो सकता है, बीपी ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल हो जाएगा, वीक इम्यूनिटी हो जाएगी, सबसे बड़ी बात वीक
इम्यूनिटी, लॉस ऑफ बॉडी वेट, क्या बताएं यार, लॉस ऑफ बॉडी ETC, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। समझ में आई बातें? अगर डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाए, हाइपर सिक्रेशन, हाइपोसिक्रेशन हो जाए, देखिए हाइपोसिक्रेशन हो जाए तो क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया। बोलिए डिजीज क्या बोलते हैं? डायबिटीज़ मेलाइटस। पहला क्वेश्चन है हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन से ऐसा होता है, हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन के कारण ऐसा होता है। हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन के कारण ऐसा होता है। बात समझ रहे हैं ना? अगर इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो गया, बोलिए ना, अगर इंसुलिन का सिक्रेशन क्या हो गया? कम हो गया, तो पहला सिम्टम क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन होके लीवर में स्टोर नहीं होगा। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन होके लीवर में स्टोर नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी? कीटोन्यूरिया, फैट का ऑक्सीडेशन होगा जिससे कीटोन्स बॉडी बनेंगी और वो कीटोन्स बॉडी यूरिन के साथ पास होने लगेंगी। जब यूरिन के साथ पास होने लगेंगी तो उसी को हम बोलते कीटोन्यूरिया। ये सिम्टम है, इसका मतलब आपका फैट ऑक्सीडाइज निकल रहा है, अब बॉडी वेट आपका लॉस हो रहा है और ये हानिकारक है। कीटोन्स बॉडी आपके बॉडी के टिश्यू के लिए, ऑर्गन के लिए हानिकारक भी होता है। बात समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट है डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब होता है इंक्रीज यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इंक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगला है पॉलीडेप्सिया। पॉलीडेप्सिया मतलब होता है इंक्रीज थर्स्ट, प्यास बढ़ जाती है। इंक्रीज थर्स्ट मतलब होता है क्या होगा? इंक्रीज थर्स्ट, प्यास बढ़ जाएगी। ठीक। पॉलीफेजिया, खूब भूख लगेगी, खाना खूब खाने की इच्छा होगी। बात समझ रहे हैं ना? खाना खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होगी। अगला है डिले इन वुंड हीलिंग, घाव भरने में कठिनाई होगी, जल्दी घाव भरेगा नहीं। इसीलिए मैंने बताया डॉक्टर जो शुगर के पेशेंट होते हैं, जब तक उनका ग्लूकोज नॉर्मल नहीं कर लेता तब तक ऑपरेशन नहीं करता, पहली बात। दूसरा, आई डिफेक्ट करता है। आई डिफेक्ट मतलब आई में डिफेक्ट कॉज करता है। किसमें? आई में डिफेक्ट कॉज करता है, मतलब आंखें टेढ़ी उड़ी हो सकती है। बात समझ रहे हैं? किडनी फेल हो सकता है। हमारे बगल में एक महिला थी बेचारी, उसको बेचारी कह सकते हैं, बहुत स्वस्थ महिला थी, बॉडी से तंदुरुस्त, लेकिन वो जो है पैसा गिनने के चक्कर में दुकान करते थे। दुकान उसकी अच्छी चलती थी, वो भी अच्छी थी, उसको देखने के लिए आधे लोग आ जाते थे, आधा दुकान पे ख़रीदने के लिए आ जाते थे। तो उसकी दुकान खूब चलती थी। जब चलती थी तो वो दुकान पर हटबे नहीं करे, इतना पैसा कमाए। 2 लड़के थे उसके, अब लड़के धीरे धीरे बड़े हो गए। अब ये उसी दुकान के चक्कर में पानी पीना तक नहीं नसीब से। याद रखिए, किडनी को बचाना है, पानी खूब पीजिए। किडनी को बचाना है, पानी खूब पीजिए, कम से कम 5 लीटर पानी तो पीजिए ही पीजिए। ठंडी में मत सोचिए ठंडी आ गई कम पी ले, नहीं, पीजिए आप, डाइल्यूशन बना रहेगा और जो टॉक्सिक सब्सटेंस निकलते रहेंगे। ये बात समझ लीजिए। तो पानी पीना ही भूल जाती थी, फिर वो पानी पिएगी तो यूरिन डिस्चार्ज करने जाना पड़ेगा। तो सोचा हम हट जाएंगे, कोई पैसा हमारा मार लेगा। उसे मारने के चक्कर में 40 साल की अवस्था में उसको शुगर हो गया। खूब 4-6 घर और बनवा ली, 2 तल्ले का मकान बनवा ली। दुर्भाग्य क्या हुआ, जब किडनी फेल हो गई तो डॉक्टर का है इनकी किडनी लग सकती है, लेकिन 5 लाख रुपए, और इनके ब्लड ग्रुप वाला किडनी मिल रहा है, मतलब इनसे बॉडी से मिलता हुआ, लेकिन 5 लाख रुपए लगेंगे। और रखी भी थी 5 लाख रुपए, लेकिन जब उसकी किडनी खराब हो गई तो सरसैया पे हो गई, ऐसे सो गई। अब उसको सब लड़के
कहे हमारे बैंक में से निकाल के लाओ, हमारा किडनी लगवा दो। कहे आप क्या करो किडनी लगवा, वो लड़के उनके देखो अब क्या करो किडनी लगवा, किडनी जब फैला होगा तो किडनी किसी काम नहीं करता। कहे नहीं करता है, जहाँ हमारा पैसा निकाल के लेके आओ। कहे नहीं, आप कैसे लेके आएंगे, बनिया वर्ग थे वो। कहे आप कैसे, कहे कोई प्रॉब्लम नहीं है मम्मी, अब बहुत दिन ये किडनी सही चलता नहीं है, अब लगवा करो भी क्या, तो उम्र भी तुम्हारी हो गई, 40 साल में 45 साल में उसकी उम्र हो गई। जिस बच्चे के लिए उसने पूरा अपना जीवन बर्बाद कर दिया पैसा कमाने के चक्कर में, वही किडनी जब फेल होने के बाद उसका ही पैसा, ये भी नहीं कि उन सबको पैसा लगवाने के लिए कर रही थी, नहीं लगाए। 1 महीने बाद वो 2-3 बार डायलिसिस कराए, जब देखे पैसा लग रहा ज़्यादा तो डायलिसिस कराना को बंद हो। 1 हफ्ते बाद राम नाम सत्य है, हो गया कहानी ख़त्म। तो ये किडनी फेलियर हो सकता है। सबसे ज़्यादा किडनी फेल शुगर वाले पेशेंटों का बहुत ज़्यादा होता है। प्रोटीन रिच डाइट खाने वालों, जैसे बकरा है, मुर्गा है, मीट है, बहुत खा रहे हैं, हर दूसरे दिन एक पहले दिन मतलब पर डे खा रहे हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन। जैसे गल्फ कंट्रीज़ के हैं, खाड़ी देश के हैं, तो वहाँ पे साग सब्जी कम मिलती है, या यहाँ से जो एक्सपोर्ट होकर जाती है वही पाते हैं, तो वहाँ पे मुर्गा सब बहुत खाते हैं, तो उनका किडनी जल्दी फेल होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन से अमोनिया बनेगा, अमोनिया से यूरिया, उसको फिल्टर करते करते किडनियाँ जाम हो जाती है। किडनी फेलियर के चांसेस ज़्यादा जो होते हैं गल्फ कंट्री वाले लोगों को होते हैं, बात समझ रहे हैं ना। और जो लिक्विड पेय पदार्थ लेता है और प्रोटीन की समुचित मात्रा लेता है तो उसमें किडनी फेल होने के चांसेस नहीं रहेंगे, और वाटर नॉर्मल ले रहा है तो किडनी भी फेल हो सकता है इस डिजीज़ में। एबनॉर्मल बीपी, ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल भी हो सकता है। ब्लड शुगर बढ़ने से घटने से ब्लड प्रेशर क्या होगा, एबनॉर्मल हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। वीक इम्यूनिटी, रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कमज़ोर हो जाएगी, बात समझ रहे हैं ना। इधर एक और वीकनेस आ जाएगा, कहीं पे लिखे होंगे हम, लॉस ऑफ बॉडी वेट घटने लगेगा। और एक काम होता है, वीकनेस आएगा, टायर्डनेस आएगा, हमेशा शरीर में पूरा दर्द रहेगा, वीकनेस रहेगा, टायर्डनेस, क्योंकि इतने मात्रा में ग्लूकोज सेव होगा उतने मात्रा में ग्लूकोज मिलेगा नहीं, इसलिए वीकनेस और टायर्डनेस बना रहेगा। बोलिए कोई टेंशन हो तो बताइए आप। यहाँ तक का मैंने पढ़ा दिया है, अब आपको पढ़ना है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। क्या पढ़ना है? फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन आपको बता दें, हम देखिए अपने फ्लो में ही पढ़ाएंगे, हम अपने फ्लो में तो समझ रहे हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे पढ़ाता जाऊँगा, चैप्टर ख़त्म होता जाएगा, बच्चे आते रहेंगे अपना पढ़ते रहेंगे, है ना। और टारगेट इस बार रखने किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पे जनवरी तक जाए ख़त्म। लेसन प्लान उस हिसाब से सेट करवाएं। हो गया? लॉस ऑफ बॉडी वेट हुआ यहाँ तक? इरेज कर दें? अगला है, देखिए आपको एक बात बता दें, हमेशा पढ़ाई मुस्कुरा के होती है। प्रेशर बना के पढ़ेंगे तो कभी ज़िंदगी में पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ाई हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, और हमेशा जो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहिए कि हमको आ रहा है, रिवाइज करेंगे बार बार तो सिलेक्शन होना ही है, बशर्ते आपको खाली मेहनत करने की ज़रूरत है। मैंने आपको पहले बता दिया, कोटा में 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख हर साल जाते हैं, सिलेक्शन हज़ारों का होता है, 1% तो नहीं हुआ, बोलिए ना, 1% भी नहीं हुआ। और आप तो जानते हैं 2 महीने ही सिलेक्ट हो गए कब से, बोलिए, और 2 हो गए। आप सोचिए इस बात को। आगे मैं बता रहा था इसमें फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन या मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, या इसे क्या कह सकते हैं, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन।
फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन या मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन का मैकेनिज्म क्या है? डाइजेशन का क्या मैकेनिज्म है ये आपको देखना है। तीन जगह डाइजेशन होता है आपकी बॉडी में। मेन आर्गन जो तीन ठो हैं, तीन जगह डाइजेशन होता है। वो कौन तीन आर्गन हैं आपको दिखा दें। पहले दो प्रकार से डाइजेशन होता है, ये समझ लीजिए। पहला है फिजिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, दूसरा है केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। फिजिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। इसको बायोकेमिकल कहते हैं, केमिकल नहीं कह सकते, इसको बायोकेमिकल कहेंगे। बायोकेमिकल कौन है ये? दूसरा बायोकेमिकल। बायोकेमिकल एंजाइमेटिक रिएक्शन के द्वारा। फिजिकल में प्रोसेस ऑफ डाइजेशन मतलब इसे दांत से चबाना, जो दांत से चबाते हैं, काटते हैं, चबाते हैं, फाड़ते हैं, ये सब किस में आएगा? फिजिकल प्रोसेस में। मूवमेंट करना जीभ से इधर से उधर, उधर सबसे फिजिकल प्रोसेस है। और जो एंजाइम के द्वारा क्या हो रहा है? जो एंजाइम के द्वारा भोजन डाइजेस्ट हो रहा है, फूड पार्टिकल्स जो एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट हो रहे हैं, वो बायोकेमिकल प्रोसेस में है। क्यों? क्योंकि जो है एंजाइम वह बायोलॉजिकल एक्टिविटी के द्वारा सिक्रेट होते हैं। मतलब एनिमल के द्वारा ही सिक्रेट होता है, प्लांट के द्वारा ही एंजाइम सिक्रेट होता है। तो बायोकेमिकल प्रोसेस से कहते हैं। एंजाइम बायोकैटलिस्ट कहा जाता है। और विदाउट एंजाइम डाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। बिना एंजाइम को डाइजेशन पॉसिबल है ही नहीं। बोलिए ना। फिजिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है, दूसरा है बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। फिजिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में फिजिकल मैस्टिकेशन आता है, दांतों को चबाना। लोग कहते हैं जितनी बार चबाएंगे भोजन उतना बढ़िया भोजन पचेगा। जो भोजन को सान के खाते हैं वो ज़्यादा बढ़िया है, जो भोजन को नोच नोच खाते हैं वो उससे ज़्यादा खराब है। हमारी बात समझ रहे हैं? सान के खाने से रोटी आपने दाल में सान दिया, सान दी तो इसका मतलब आधा दांत का काम आपने अपने हाथ से कर दिया। हमारी बात समझ रहे हैं ना? फिर उसके बाद खा रहे, फिर दांत जब चबाएगा उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, तो डाइजेशन वो ज़्यादा बढ़िया होगा। और जो ऐसे रोटी को तोड़ रहे हैं, एक रोटी का 2 टुकड़ा किए, सब्जी लगाए, मारे 3 बार ऐसे, ये क्या होगा? डाइजेशन करेगा स्टमक। 32 दांत कम से कम 32 बार चबाइए। 32 बार कौन चबाता? 10 बार न चबा पाएंगे। कुल काम जल्दी जानते कहाँ होगा? खाने में होगा। अब पुराने लोग कह के गए हैं 2 बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें कह के जाते हैं, लोग समझते नहीं उस पर जब केमिकल रिसर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब उस पर रिसर्च करेंगे तब समझ में आएगा। 100 काम छोड़ के नहाओ, मतलब हर काम छोड़ के पहला काम करो, नहा तो फ्रेश हो जाओ ताकि बॉडी में फ्रेश रहे। 1000 काम छोड़ के खाओ। काहे के लिए? पागल रहे हैं वो सब 100 साल नहीं जीते थे, आज 60 साल में पार हो जा रहे हैं। क्यों हो जा रहे हैं? उन्हें कुरकुरे चाहिए तो उन्हें अंकल चिप्स चाहिए, तो उन्हें ड्रिंक चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, हार्ड ड्रिंक चाहिए, ड्रिंक पे ड्रिंक चाहिए, पेडीज चाहिए, बोलिए ना, सब चाहिए। लो बेटा, जितने तू फैशन में जाओगे उतने ज़्यादा तो क्या होगा? बंटाधार होगा। पहले के लोग क्या करते थे? फाइबरस चीज़ें खाते थे। फाइबरस चीज़ में समझ रहे हैं ना? ये दाना है, दाना के ऊपर जो कोट होता है वो फाइबर्स होते हैं, उसमें वो जाता है। समय मूली वूली खाते थे ज़्यादातर। और फाइबरस चीज़ें खुद है, दाल में फाइबर मिल जाता था। दाल का जो ऊपर वाला खुरड़ाई होता है, जिसको कराई कहते हैं, चूनी कहते हैं, लोग आज भैंस खिला रहे हैं, बोलिए ना। तो वो सब पहले आदमी दाल को दर लेता था, दर का चून जो उसमें ऊपर वाली दाल का जो कोट होता था उसको वही चला जाता था, फिर खाते थे। जौ का आटा खाते थे, मकई का आटा खाते थे, मोटा दाना होता है, इसको मोटा अनाज कहते हैं। जब खाते थे
तो सुबह जाके भैंस की तरह तुरंत कब से बाहर निकाल देते थे। क्या बाहर निकाल देते थे? फीकल मैटर विद इन 2 मिनट्स। प्रेशर नहीं लगाना पड़ता था। आज मामला टाइम फिक्स है। रात को खाएंगे मैदा की रोटी, पनीर टिक्का मसाला खा पी के आएंगे। सुबह जब जाएंगे लैट्रिन में तो वहाँ पे जाएंगे, आधा घंटा प्रेशर बनाएंगे, गाना ना गाएंगे, फिर वहीं गाना ना गा के तब निकलेंगे बाहर। क्यों? अब गाइस्टाइटिस के पेशेंट ऊपर सो जाएंगे। सबका मेथड है। अब भैंस को देखो, जो आप खराब चीज़ समझ रहे हैं, चोकर में विटामिन B1 है, B1 का प्रचुर मात्रा है। चोकर भैंस खिला दे रहा है, भैंस मुँह चिढ़ाती है ऐसे ऐसे, देखो तो से हेल्दी हैं हम। नहीं चिढ़ाती? अरे भैंस बैठ के पागुर करती है ना। क्यों पागुर करती है? कि देखो हम तोरा चोकर हम खा रहे हैं और तो से बढ़िया है। भूसा भी खाएगी टन होगी, कोई टेंशन नहीं है। और 2 मिनट नहीं लगेगा, 50 सेकेंड लगेगा, आधा जगह निकाल देगी फट से। काहे? उसको गैस्ट्राइटिस होता है? मैं करती हूँ, गैस बनता है? नहीं बनता, क्योंकि फाइबर्स खा रही है वो। यहाँ फाइबर्स खाएंगे नहीं, अटकेगा। दाना कर खिले वो, तो चना खा लो भैया, जनरली भुजाएँ खा लो। अरे यार ये क्या दे रहे हैं? और वहीं पर तई इधर देखो, वहीं पर तई बना दे, वो पास्ता बना दो, मैगी बना के खिला दे, तो फिर देखो ना मज़ा। हाँ बहुत बढ़िया, बड़ा टेस्टी बना रहा। सब वो क्या है, जितने फास्ट फूड हैं वो आपके लिए हानिकारक हैं। बात समझे? तो ये कुछ विशेष बातें हैं जो मैंने आपको बताया, ये बात समझ लीजिए, जान लीजिए। अब कहाँ पर डाइजेशन? फिजिकल प्रोसेस, दांत चबाते हैं जो फिजिकल प्रोसेस हो गया। सलाइवा का मिक्सिंग, फूड का मूवमेंट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, चर्निंग मूवमेंट, ये सब फिजिकल प्रोसेस में आ जाएगा। केमिकल प्रोसेस में, बायोकेमिकल प्रोसेस में जो एंजाइम है, क्या है? जो एंजाइम है, और वो एंजाइम क्या कर रही हैं? डिफरेंट एक्टिविटी कर रही हैं। एंजाइम के द्वारा जो डाइजेशन होगा वो किस में आएगा? बायोकेमिकल प्रोसेस में। हमारी बात समझे? मतलब फिजिकल मैस्टिकेशन मतलब च्यूइंग, बोलिए ना, च्यूइंग, मूवमेंट ऑफ इंजेस्टेड फूड। इसमें क्या होता है? डाइजेशन ऑफ फूड बाई, किसके द्वारा? डाइजेशन ऑफ फूड बाई डाइजेस्टिव एंजाइम या हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ऐसे लिख दो डायरेक्ट, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हो गया? ये केमिकल प्रोसेस हो गया। अब कहाँ पर डाइजेशन होता है ये आपको देखना है। आपको ये देखना है कहाँ पर। 3 जगह डाइजेशन होता है। डाइजेशन कहाँ होता है? 3 जगह। पहला डाइजेशन कहाँ होता है? बक्कल कैविटी में। दूसरा डाइजेशन कहाँ होता है? स्टमक में। तीसरा कहाँ होगा? इंटेस्टाइन में। हो गया? तो पहला लिखेंगे, इसको इरेज कर दे रहे हैं। पहला डाइजेशन कहाँ होता है? पहला डाइजेशन इन, कहाँ पे? बक्कल कैविटी। बहुत लोग माउथ कहते हैं लेकिन गलत होता है ये, बक्कल कैविटी में। दूसरा है डाइजेशन इन स्टमक। तीसरा है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन। कोई टेंशन मत बताइए। तो पहला इन डालेंगे, छोड़ दिए डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। बाकी आपको पढ़ाएंगे हम कल, ज़्यादा पढ़ेंगे पागल हो जाएंगे। कम पढ़िए और खूब पढ़िए, रिवीजन करिए, ठीक है।